I'm going to start another topic of a data collection method, that is the collection of a secondary data. जैसा मैंने पहले आपको बताया है कि बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, पहले हम ये जानेंगे कि सेकेंडरी डेटा होता क्या है और प्राइमरी डेटा से डिफरेंट क्यों होता है। प्राइमरी डेटा में मैंने आपको बताया था विच इज ओरिजिनल इन नेचर, एज वेल एज जहां हम फेस टू फेस इंटरैक्ट होके जो डेटा कलेक्ट करते हैं, फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी डेटा। नाउ come to know about what is exactly the secondary data. Secondary data means the data which are already present in a market, or you can say that is already available in any economy, right? They refer to the data which have already been collected and analyzed by someone else. एक तो सेकेंडरी डेटा में पहली चीज ये है कि आपका वो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है और कहीं ना कहीं किसी द्वारा कलेक्ट और एनालाइज कर लिया गया है। When the researcher utilize secondary data, then he has to look into various sources from where he can obtain them. In this case, he is certainly not conformed with the problem that are usually associated with the collection of original data. राइट इसका मतलब ये है कि जो सेकेंडरी डेटा है वो ऑलरेडी यूज्ड है, एनालाइज्ड है, बट ये जरूरी नहीं कि वो प्रॉब्लम आज की डेट में हमारे साथ या रिसर्चर इन्वेस्टिगेटर के साथ नहीं हो सकती इन डिफरेंट एस्पेक्ट, राइट। इसका मतलब ये है कि जो सेकेंडरी डेटा है वो आज की डेट में आप पहले से जो भी ऑलरेडी पब्लिश्ड या अनपब्लिश्ड सोर्सेज ऑफ डेटा हैं वहां आप उसको एक एनालाइज करिए विथ योर एस्पेक्ट कि आज आपको उससे रिलेटेड क्या रिसर्च करानी है या उसकी एनालिसिस से आपका एक फ्यूचर रिसर्च भी जनरेट हो सकता है, राइट। सेकेंडरी डेटा में ईदर भी पब्लिश डेटा और अनपब्लिश डेटा। यूजुअली जो पब्लिश डेटा होता है वो कहाँ कहाँ अवेलेबल होता है उसका एक ब्रीफ मैं आपको बता रही हूँ। एक तो है कि जो वेरियस पब्लिकेशन, बहुत सारी पब्लिकेशन आपके सेंट्रल, स्टेट या लोकल गवर्नमेंट बॉडी हमेशा रेगुलरली बेसिस पे पब्लिश करती रहती है, तो आप वहां से आप सेकेंडरी डेटा रिसर्चर के लिए इजी होता है कि आप वहां से डेटा कलेक्ट कर पाए। दूसरा होता है कि वेरियस पब्लिकेशन ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट और इंटरनेशनल बॉडीज एंड देयर सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे ऐसे पब्लिश डेटा होते हैं जो इंटरनेशनली गवर्नमेंट अपने कहीं कुछ पब्लिकेशंस निकालती है, कुछ उनका अपना रिव्यू होता है जिसकी वजह से वो डेटा निकालती है और उसको भी एनालाइज किया जा सकता है फॉर योर रिसर्च प्रॉब्लम। इसी तरीके से जो थर्ड है आपका टेक्निकल एंड ट्रेड जर्नल्स। बेसिकली ये रेगुलर बेसिस पे हर जगह जर्नल्स पब्लिश होते रहते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, डिपार्टमेंट्स के जर्नल्स में आपके बहुत सारे टेक्निकल और ट्रेड ऐसे जर्नल्स होते हैं जहां से आप ये सारे डेटा कलेक्ट कर सकते हो एज ए सेकेंडरी। नेक्स्ट जो होता है आपका बुक, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स और ई रिसोर्सेज होते हैं आपके, उससे भी आप क्या कर सकते हो, डेटा कलेक्ट कर सकते हो। रिपोर्ट्स होते हैं, पब्लिकेशन ऑफ अ वेरियस एसोसिएशन विच इज कनेक्टेड विथ अ बिजनेस एंड इंडस्ट्री, बैंक्स एंड स्टॉक एक्सचेंज एक्सेट्रा। जो रिपोर्ट्स होते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना डेली बेसिस पे, रेगुलरली बेसिस पे अपना सारा कुछ रिपोर्ट निकालती है, पब्लिश करती है, न्यूज़पेपर में करती है, कुछ उनके रिपोर्ट्स के मैगजीन्स होते हैं, वो अपना डेली जो बेसिस पे वर्क प्रोग्रेस होता है उसको वो रेगुलर, मंथली, एनुअली हमेशा वो रिपोर्ट्स निकालते रहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज हुआ, बैंक्स हुए, ये सारे अपने पब्लिकेशंस निकालते हैं, अपने रिपोर्ट्स बताते हैं, तो वहां से भी डेटा कलेक्शन किया जा सकता है सेकेंडरी। सिमिलरली रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड बाय रिसर्च स्कॉलर, यूनिवर्सिटीज, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा इन अ डिफरेंट फील्ड। बहुत सारे रिपोर्ट ऐसे तैयार किए जाते हैं जो रिसर्चर हो सकता है पहले उस रिसर्च प्रॉब्लम को कहीं एनालाइज करके उसका रिपोर्ट बना रहे हैं। वेरियस यूनिवर्सिटीज वो भी रिपोर्ट्स इस तरीके के बनाती हैं जहां पे किसी इश्यूज को लेके एक रिपोर्ट, सेमिनार्स भी होते हैं, बहुत सारे
कॉन्फ्रेंसेस होते हैं उसमें भी आपके जो पेपर पब्लिश होते हैं, और सम टाइम इसका एक रिपोर्ट फॉर्म भी होता है। एक हर यूनिवर्सिटी का अपना एक रिपोर्ट बनता है, बुक्स बनता है, जहाँ पे रेगुलरली वो लोग पब्लिश करते हैं सेकेंडरी डेटा को। इकोनॉमिस्ट भी कहीं ना कहीं अपने व्यूज देते हैं विच इज रिलेटेड, may be related to economic itself as well as a different field of the economy, right? इसी तरीके से अदर भी जो रिकॉर्ड्स है, पब्लिक रिकॉर्ड्स एंड स्टैटिस्टिक्स, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं और अदर रिसोर्सेज हैं जिनसे आपको सेकेंडरी डेटा का इंफॉर्मेशन मिल सकता है, राइट? नाउ व्हाट आर द अनपब्लिश्ड डेटा? वो भी बहुत सारी है, जैसे कभी डायरीज, लेटर्स हो गए, बायोग्राफीज हो गए जो कि अनपब्लिश्ड हैं, ऑटोबायोग्राफीज हो गए। इन सब चीजों से आपको क्या होता है, सेकेंडरी डेटा मिल जाता है, बट दैट डिपेंड ऑन कि ये सोर्स कहाँ से आप ले रहे हो, कहाँ से कलेक्ट कर रहे हो और कितना इस पे वर्कआउट हुआ है। एंड ऑल्सो मे बी अवेलेबल विथ स्कॉलर्स एंड रिसर्च वर्कर, ट्रेड एसोसिएशन, labor bureau and other public private individual and organization, right? Now what are the characteristics when you are going to collect the secondary data, right? These are important characteristics क्योंकि secondary data आपका which is not original in nature, कहीं published और unpublished data है, तो सबसे पहला इसका जो feature है that is what की reliability of data। जो डेटा आप अपने रिसर्च प्रोग्राम या कोई इन्वेस्टिगेटर रिसर्चर अपने रिसर्च प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव के लिए यूज करना चाहता है, वो कितना रिलायबल है। रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी डेटा के फीचर के लिए, क्योंकि जब तक वो रिलायबल नहीं है, अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि जो डेटा हमने लिया है उसका वर्थ नहीं है, वो यूजफुल नहीं है, वो आगे चल के कहीं उसके लिए ऑब्जेक्शंस हो सकता है, तो आप ऐसे डेटा का कलेक्शन अपने रिसर्च प्रोग्राम के लिए नहीं करेंगे, राइट? तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि डेटा की रिलायबिलिटी कैसी है, और उसके लिए पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि वो जो डेटा है किसने कलेक्ट किया, जो रिसर्चर है, या वो डेटा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया था, वो कहाँ एनालाइज किया गया था और किसका वर्क था, फाइन। दूसरा ये है कि व्हाट वर द सोर्सेज ऑफ डेटा, जहां से वो डेटा लिया गया उसका सोर्स क्या है, कहाँ से आपने वो सोर्स डेटा लिया है। ऐसा तो नहीं उसके बारे में कहीं ये बताया ही नहीं गया है कि इसका सोर्स कहाँ है। और दूसरी बात, अगर सोर्स बताया भी गया है तो ओनली द ईयर इज मेंशन, देयर इज नो एज सच की फ्रॉम वेयर इट इज एक्सट्रैक्टेड, राइट? तो अगर आपको ये पता नहीं है कि ये सोर्सेस कहाँ से हैं, अदरवाइज आपको ये नहीं समझ में आएगा कि इसकी रिलायबिलिटी कितनी हो सकती है। वेयर दे कलेक्टेड बाय यूजिंग प्रॉपर मेथड, जो ये कलेक्शन किया गया है डेटा का, क्या उसको कलेक्ट करने के लिए आपने एक प्रॉपर मेथड अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट है एट व्हाट टाइम वर द दे कलेक्टेड, किस समय की ये बात कही गई है, कब ये कलेक्शंस किया गया था, कौन से ड्यूरेशन में किया गया था, और आज की तारीख में आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव को ये फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। Was there any bias of the compliance, right? And the last one is what level of accuracy was desired, right? कितनी एक्यूरेट है, क्या लेवल ऑफ इसकी एक्यूरेसी है, आप इन सब चीजों को मेंशन करेंगे जब आप सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करते हैं फॉर योर रिसर्च प्रॉब्लम, right? This is what the reliability of data is one of the characteristics of the secondary data. Now the next one is suitability of the data. The data that are suitable for one inquiry may not be necessarily found suitable for the next one inquiry. ये जरूरी नहीं है कि जो डेटा आज किसी ने ऑलरेडी एनालिसिस कर लिया है तो वो आज की डेट में या फ्यूचर भी रिसर्चर या इन्वेस्टिगेटर के लिए सुटेबल है, right? Hence, if the available data are found to be unsuitable, they should not be used by the researcher, right? In this context, the researcher must very carefully scrutinize the definition of various terms and units of collection used at the time of collecting the data from the primary source originally, right? इसका मतलब है जब ये आपका
सेकेंडरी डेटा जिस समय बनाया गया वो ड्यूरेशन क्या था, उस समय क्या फॉर्म था, क्या आपने बनाया था, उस टर्म को आपको आज की डेट में उसे डिफाइन करना पड़ेगा। और जो भी डेटा प्राइमरी सोर्स से कलेक्टेड था जो कि ओरिजिनल इन नेचर था, उसको आपको स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जब डीमोनेटाइजेशन और आप कह सकते हो कि जब जीएसटी का एक फॉर्म आया, तो जो उसके पहले टैक्सेस थे, उस टैक्सेस का डेफिनीशन, टर्मोलॉजीज, ये सारी चीजें डिफाइन की गई। जो ऑलरेडी पब्लिश्ड आपके रिपोर्ट्स थे, उनको कहीं ना कहीं यूज तो किया गया, बट इन अ डिफरेंट कंटेक्स्ट। और दूसरा, उसमें ये सारे जो न्यू टर्म्स ऐड हुए, जो कहीं ना कहीं आज इकोनॉमी में डिफरेंट एस्पेक्ट से लिए जाते हैं, उनको पहले डिफाइन किया गया, उसको कहीं टर्म या नाम दिया गया, उसके बाद उन्हीं सारे पब्लिश डेटा से आपने इंफॉर्मेशन ली। Similarly, the object, scope and nature of the original inquiry must also be studied. If the researcher find differences in these, the data will remain unsuitable for the present inquiry and should not be used. Right? This is suitability of the data. The next important point in feature of the secondary data is what? Adequacy of data. If the level of accuracy achieved in data is found inadequate for the purpose of the present inquiry, they will be considered as inadequate and should not be used by the researcher. राइट? जो आपने डेटा कलेक्ट किया है रिगार्डिंग आज प्रेजेंट जो भी आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं, अगर वो उसके लिए पर्याप्त नहीं है, तो आपको वो यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनएडिक्वेसी विच रिलेट टू अ नैरोअर रिसर्च ऑब्जेक्टिव, फाइन, जो आप करना चाहते हैं उसको कहीं वो कंसाइज कर देगा, आपको कंफ्यूज कर देगा। तो इससे अच्छा है कि आप उसका पहले एडिकेसी देखें कि वेदर इट इज एडिक्वेट और नॉट, उसके बाद ही रिसर्चर को उस डेटा को यूज करना चाहिए। फॉर ऑल दिस वी कैन say that it is very risky to use the already available data. एक्चुअली जो हमारा पब्लिश या अनपब्लिश सेकेंडरी डेटा है, वो देयर इज अ रिस्क टू यूज दैट डेटा, बिकॉज हमें पता नहीं है कि वो कितना जेनाइन है, एक्यूरेट है, और कितना वो वर्थफुल है। ये सारी चीजें हम अगर अपने रिसर्च प्रोग्राम के लिए यूज कर रहे हैं, तो हमें उसके साथ उसका रिस्क भी देखना पड़ेगा कि हम अगर इन सारी चीजों को यूज कर रहे हैं तो हम कितना रिस्क बेयर कर रहे हैं, राइट। And the already available data should be used by the researcher only when he find them reliable, suitable and adequate. Right? अगर आपको ये तीनों चीज उनके फीचर्स कंप्लीट लगते हैं कि ये बहुत ऑथेंटिक है, जेनाइन है, सही है, और आप इसमें से बहुत सारी चीजें एक्सट्रैक्ट करके अपने रिसर्च प्रोग्राम के लिए ले सकते हैं, तो यू कैन यूज दैट सेकेंडरी डेटा। क्योंकि आज की डेट में जो रिसर्च प्रोग्राम है उसमें दोनों ही टाइप के रिसर्च डेटा यूज किए जाते हैं, प्राइमरी भी एज वेल एज सेकेंडरी डेटा। बट when you are going to select that secondary data, you have to keep in mind that the sources of data is authentic, सही होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। अगर आपको ये सारी फीचर्स उसमें लगते हैं, तो then you can use that data, secondary data, in your present research program, right? Now, what are the procedure through which you can collect the secondary data? Fine. The first you can go for that. अगर आप सबसे पहले मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन का देखेंगे, तो आपको सबसे पहले जो माइंड में रखना चाहिए वो क्या, कि नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी। बेसिकली जो सबसे पहला फैक्टर है जो किसी मेथड को अडॉप्ट करने के लिए इफेक्ट डालता है, कि वो किस तरह का नेचर, स्कोप और उसका ऑब्जेक्ट क्या है इंक्वायरी का। हमें प्राइमरी डेटा कलेक्ट करनी चाहिए, सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करना चाहिए। अब वो डिपेंड करता है कि किस काइंड का रिसर्च आप करा रहे हैं, स्कोप क्या है आपका, और दूसरा रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है। If the method selected should be such that it suits the type of inquiry that is to be conducted by the researcher, this factor is also important in deciding whether the data already available are to be used or data not yet available are to be collected. Right?
बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे आप ये कर सकते हो कि हमें ऑलरेडी अवेलेबल डेटा से ही कराना है अपना रिसर्च ऑब्जेक्टिव को फुलफिल, या प्राइमरी डेटा के बेसिस पे हमें अपने रिसर्च प्रोग्राम को कराना है, राइट। द नेक्स्ट वन इन दिस इज अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। Availability of funds for the research is project is very important factor to decide about whether the data should be collected in a primary mode or a secondary mode, right। अगर आपके पास फंड है, बहुत लिमिटेड फंड है, तो उस समय आपको कंपैरेटिवली चीपर मेथड की रिक्वायरमेंट होगी और इसके लिए आप सेकेंडरी डेटा को प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर यही मैं कहूँ कि अगर आपके पास फंड है फॉर गोइंग टू कलेक्ट योर डेटा, तो आप प्राइमरी डेटा भी फॉलो कर सकते हैं और सेकेंडरी डेटा भी फॉलो कर सकते हैं। दैट डिपेंड ऑन कि आपके पास फंड कितने अवेलेबल हैं, राइट। द नेक्स्ट फैक्टर विच इज important, that is a time factor, fine। This is also one of the important factor to decide about whether the data should be collected as a primary basis or a secondary basis, right। Now the next one is a precision required. What the precision required is another factor to know about that time of selecting the method of collection of data as well as precision required for that collection of data as a primary or a secondary. These both factors are important to collect the data. Now, in a last, if we are concluding all the things कि हमारा प्राइमरी डेटा या सेकेंडरी डेटा का कलेक्शन कैसा होना चाहिए, वो सिचुएशंस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारा सिचुएशन कैसा है, सर्कमस्टांसेस कैसा है, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर आप टेलीफोनिकली इंटरव्यू कंसीडर कराते हो इफ फंड आर रेस्ट्रिक्टेड, अगर आपके पास फंड कम है तो आप टेलीफोनिकली इंटरव्यू ही करा सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम की भी लिमिटेशंस हैं तो आप क्या करें, टेलीफोनिकली इंटरव्यू करा सकते हैं, जो कि आप सर्टेन डिग्री तक मान सकते हैं कि हमारे ये दोनों कंस्ट्रेंट थे, लिमिटेशन थी, जिसकी वजह से हम टेलीफोनिकली इंटरव्यू करा रहे हैं। इन केस फंड परमिट्स एंड मोर इंफॉर्मेशन इज डिजायर्ड, अगर हमें लगता है कि जो हमारा रिसर्च ऑब्जेक्टिव है उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उस कंडीशन में टेलीफोनिकली इंटरव्यू इज नॉट अ गुड मेथडोलॉजी जो आपको पूरा एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन दे। दैट टाइम यू हैव टू कंडक्ट अ पर्सनल इंटरव्यू, जो कि रिलेटिवली ज्यादा सही है, अच्छा है इन कंपेयर टू अ टेलीफोनिकली इंटरव्यू, राइट। अगर हम बात करें कि हमारे पास फंड लिमिटेड है और हमें जो है इंफॉर्मेशन गैदर करनी है विथ नो प्रिसीजन, then 10 meal questionnaire method can be regarded more reasonable। हमें लगता है कि हाँ हमारे पास फंड भी है तो हम मेल करके कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास funds are not ample, time is also ample and much information with no precision is to be collected, then either personal interview or the mail questionnaire or the joint use of these two methods may be taken as an appropriate method of collecting data, where a wide geographical area is to be covered. The use of mail questionnaire supplemented by personal interview will yield more reliable result per rupees spent than either by conducting a personal interview, right? The secondary data may be used in case the researcher finds them reliable, adequate, and appropriate for research objective. While studying about the motivational influences or factors in a market research or participant attitude, behavior, perception as a part of a psychological or a social survey, we can resort to the use of one or more of the projective technique, fine, which is stated earlier, which already mentioned in a previous lecture, फाइन। साइकोलॉजिकल अगर सोशल सर्वे करना है तो आपको बेसिकली जो मार्केट रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, तो वहां अगर आपको परसेप्शन या एटीट्यूड, बिहेवियर, पर्सनैलिटी, ऐसा अगर आपको रिसर्च, मोटिवेशनल रिसर्च कराना है तो उसके लिए प्रोजेक्टिव टेक्निक गुड टेक्निक्स है, मेथड ये अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि वो आपको किसी का एटीट्यूड, बिहेवियर के लिए अच्छी मेथडोलॉजी है जो यूज करनी चाहिए। Such techniques are of immense value in case of the reason is obtainable from the respondent
who knows the reason but does not want to admit it or the reason related to some underlying psychological attitude, right? Basically these are the factors. बहुत सारे factors होते हैं. On the basis of that factor you have to consider which kind of a methodology you have to adopt for your research objective or research problem, right? Now, the next part in this is what? This is the last part of the data collection method, and this is one of the methodology through you can collect, not only collecting the data, you can evaluate whole of the research objective by using this case study method, right? What is case study method? The case study method is a very popular form point of view कि क्वालिटेटिव अगर आपको एनालिसिस करनी है वेरी केयरफुली तो आप केस स्टडी मेथड करते हैं बिकॉज केस स्टडी मेथड इज अ बेस्ड ऑन अ जजमेंटल और अ एक्सपर्टाइज नॉलेज और यू कैन से लाइक it is based basically to calculate or analyze the qualitative judgment, not the quantitative. नेक्स्ट जो है आपका कि जो कंप्लीट ऑब्जर्वेशन आपको इसमें करना होता है सोशल यूनिट बी दैट यूनिट इधर पर्सन और अ फैमिली या आप किसी इंस्टीट्यूशन का क्वालिटेटिव जजमेंट करना चाहते हैं या किसी कल्चरल ग्रुप के बारे में आप जानना चाहते हैं तो दिस इज वन ऑफ द मेथड थ्रू विच यू कैन इवेल्युएट और एनालिसिस द डेटा. It is a method of study through which the depth study जो करानी होती है इन डिटेल अगर आपको जजमेंट करना होता है या रिसर्च ऑब्जेक्टिव को जानना होता है तो ये एक अच्छी टेक्निक है मेथडोलॉजी है. द केस स्टडी plays more emphasis on the full analysis of a limited number of events or a conditions and their interrelation. The case study deals with the process that take place and their interrelationship. The case study is essentially an intensive investigation of the particular unit under consideration. The object of the case study method is to locate the factor that account for the behavior pattern of the given unit as an integrated totality. Fine. बेसिकली जो केस स्टडी कराई जाती है पर्टिकुलर यूनिट के लिए इंडिविजुअल के लिए या ग्रुप के लिए अगर आप कंसर्न किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में जानना चाहते हो और उसका वेरियस फैक्टर का इफेक्ट जानना चाहते हैं but in a way of qualitative as well as sometimes it is conducted on to know about the behavior pattern also, right? लेकिन वो क्वालिटेटिव होता है. यू डोंट हैव टू यूज एनी स्टैटिस्टिकल टूल्स फॉर सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम तो आप केस स्टडी मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं. Fine. The case study method is a technique by which individual factor, whether it be an institution or just an episode in the life of an individual or a group, is analyzed and its interrelationship to any another in the group, right? ये बेसिकली जो है टेक्निक ये कहा था एच ओडम ने सबसे पहले बताया था कि इस वजह से हम केस स्टडी कराते हैं, राइट? अगर हम ब्रीफली बात करें तो केस स्टडी मेथड जो है वो है एक तरीके का क्वालिटेटिव एनालिसिस which is done very carefully and complete observation of an individual or a situation or an institution is done. Efforts are made to study each and every aspects of the concerning unit in minutes, deal and then from case data generalization and inferences are drawn. Right now,